नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से आ गए नया लेक्चर लेकर भौतिक विज्ञान का। इसमें हम देखेंगे कुछ टॉपिक्स रहेंगे जैसे ताक्षणिक वेग, त्वरण, ये सब क्या होते हैं इन विषय में जानेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे ताक्षणिक चाल। ताक्षणिक चाल देखो, किसी क्षण विशेष पर कण की चाल या गति ताक्षणिक चाल कहलाती है। ये हमारे पास है ताक्षणिक चाल। एक हम यहाँ पे पॉइंट लिख लेंगे नोट लगा के। चाल कभी भी निगेटिव नहीं होती या ऋणात्मक नहीं होती है। कार या बाइक में लगे स्पीडोमीटर इसी पर कार्य करते हैं। ताक्षणिक चाल क्या होती है हमारे पास? किसी क्षण विशेष पर कण की चाल या गति ताक्षणिक चाल कहलाती है। हम एक पॉइंट लिखते हैं नोट, क्योंकि चाल हमारे पास कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। चाहे कार आगे जाए या पीछे जाए, लेकिन हमारे पास कभी भी चाल ऋणात्मक नहीं होती है। कार या बाइक में लगे स्पीडोमीटर इसी पर कार्य करते हैं। जितने भी बाइक में स्पीडोमीटर लग के आते हैं, जिसपे हम देखते हैं कि स्पीड कितनी है हमारी बाइक की या कार की, वो सब इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ताक्षणिक वेग जब प्रेक्षण का समय अंतराल यानी डेल्टा टी 0 की ओर अग्रसर हो तब औसत वेग को ताक्षणिक वेग कहा जाता है। इसे वीटी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वीटी से प्रदर्शित करते हैं। वीटी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी 0 की तरफ अग्रसर हो रहा है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी।
अपॉन डेल्टा टी। इस प्रकार ताक्षणिक वेग विस्थापन फलन समय के सापेक्ष एक अवकलज प्राप्त होता है, यानी Vt इक्वल टू dx अपॉन dt। ये हमारे पास डबल प्लस। देखो ताक्षणिक वेग क्या होता है, जब प्रेक्षण का समय अंतराल डेल्टा टी, प्रेक्षण का समय अंतराल डेल्टा टी शून्य की ओर अग्रसर हो, यानी कि शून्य की तरफ जा रहा हो, तब औसत वेग को ही ताक्षणिक वेग कहा जाता है। ठीक है, जिसे वीटी से प्रदर्शित करते हैं। वीटी इक्वल टू लिमिट लग जाएगी डेल्टा टी जो जीरो की तरफ जा रहा है, डेल्टा डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा। इस प्रकार ताक्षणिक वेग इस प्रकार से ताक्षणिक वेग विस्थापन फलन समय के सापेक्ष अवकलज प्राप्त होगा, यानी कि समय के सापेक्ष विस्थापन का अवकलन करना होगा हमें यहाँ पे, तब ये हमारे पास वी टी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी एक अवकलज मिल गया हमें। फिर एक हेडिंग डालेंगे हम, त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये एक लाइन में परिभाषा आ गई इसकी। अब दूसरी हेडिंग रहेगी हमारे पास औसत त्वरण सदिश वेग सदिश परिवर्तन औसत त्वरण सदिश की दिशा वेग सदिश परिवर्तन की दिशा होती है। ए एवरेज इक्वल टू डेल्टा वेग सदिश अपॉन डेल्टा टी, ये हमारे पास आ जाएगा औसत त्वरण। दूसरी हेडिंग है हमारे पास
ताक्षणिक त्वरण, ये ताक्षणिक त्वरण क्या होता है? देखो, ताक्षणिक त्वरण समय के सापेक्ष वेग ताक्षणिक त्वरण समय के सापेक्ष वेग का अवकलज होता है। जैसे ये हमारे पास ताक्षणिक त्वरण होता है, जो इसका अवकलज होता है। एक और नोट पॉइंट लिख लेना यहाँ पे, क्योंकि ये सदिश राशि तो इसमें दिशा व परिमाण दोनों होते हैं। ये हमारे पास ताक्षणिक त्वरण आ गया। एक चीज और लिख लेना यहाँ पे, जो त्वरण होता है उसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब इस पे हम एक उदाहरण कर लेते हैं जो हमारे पास दिया हुआ है। एक्स अक्ष के अनुदिश गतिशील एक कण की स्थिति x इक्वल टू इन ब्रैकेट 5t स्क्वायर प्लस माइनस 40 प्लस 20, ये स्थिति दी गई है। मीटर दी गई है, द्वारा दी जाती है जहाँ t इक्वल टू सेकेंड में तो ज्ञात करना है हमें। नंबर 1 ए ज्ञात करना है। 1 सेकंड तथा 3 सेकंड के मध्य औसत वेग ज्ञात कीजिए। मतलब 1 सेकंड तथा 3 सेकंड के मध्य औसत वेग ज्ञात कीजिए। बी पॉइंट दिया गया है हमारे पास, समय के फलन के रूप में वेग vt तथा
t इक्वल टू 3 सेकेंड पर इसका मान ज्ञात कीजिए। पर इसका मान ज्ञात कीजिए। सी पॉइंट दिया गया है हमारे पास। सी पॉइंट है t इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पर त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। डी दिया गया है, कण कहाँ पर विराम में है। ये हमारे पास पूरा प्रश्न दिया गया है। एक्स अक्ष के अनुदिश गतिशील एक कण की स्थिति 5t² - 4t + 20 मीटर द्वारा दी जाती है, जहाँ t सेकंड में है। नंबर 1 में हमें ज्ञात करना है 1 सेकंड तथा 3 सेकंड के मध्य औसत वेग ज्ञात कीजिए। बी में ज्ञात करना है समय के फलन के रूप में वेग vt तथा t सेकंड पर इसका मान ज्ञात कीजिए। सी पे ज्ञात करना है हमें t बराबर 2 सेकंड पर त्वरण ज्ञात कीजिए। डी में कण कहाँ पे विराम में है हमें ये बताना है। इरेज कर लेते हैं। देखो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन पहले हम स्थिति नोट कर लेते हैं जो हमारे पास थी। इन ब्रैकेट 5 - 40 + 20 ये हमारे पास स्थिति है जो मीटर में दी गई है। ठीक, t इक्वल टू सेकेंड में दिया गया है। सबसे पहले हमें क्या पूछ रहा है, हाँ 1 सेकेंड तथा 3 सेकेंड के मध्य औसत वेग ज्ञात कीजिए। औसत वेग ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो पहले हम 1 सेकेंड रख के देख लेते हैं। देखो x1 x2, पहले हमें विस्थापन निकालना पड़ेगा। विस्थापन निकालने की कुल दूरी कितनी चली गई वो निकालना पड़ेगा। प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु निकालना पड़ेगा। उससे जब अंतिम बिंदु से हम प्रारंभिक बिंदु माइनस कर देंगे हमारे पास विस्थापन निकल आएगा। क्योंकि जो औसत वेग होता है हमारे पास वो हमारे पास होता है v = Δx/Δt होता है। तो पहले हम इसकी दूरी ज्ञात कर लेते हैं। देखो 1 सेकेंड पे जो हमारा बिंदु कहाँ पर है वो देखते हैं। 5 1 का स्क्वायर प्लस 4 -4 × 1 + 20 इक्वल टू, और यहाँ पे हमारे पास ये आएगा 5 3 का स्क्वायर -4 × 3 + 20 इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया 25 - 4, मतलब 25 - 4 हमारे पास ये आ गया, क्योंकि ये प्लस का जुड़ जाएगा 20 प्लस का 5 प्लस का 25 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 45 प्लस 20 -3 4 जो 12 इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 21 मीटर। पैंसठ में से 12 चले गए 53 मीटर, ये हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास 3 सेकंड पर अंतिम बिंदु और ये 1 सेकंड पर प्रारंभिक बिंदु, यानी ये हमारे पास R1 हो जाएगा और ये हमारे पास R2 हो जाएगा। औसत वेग ज्ञात करना है हमें, तो हमारे पास
v इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आएगा। डेल्टा एक्स को हम मतलब विस्थापन होता है, और विस्थापन को हम R2 माइनस R1 भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, R2 माइनस R1 अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा टी हम कुल समय है, तो समय हमें कितना हमारे पास दिया गया है 2 से 3 तक, यानी कि 3 माइनस 1 ये हम लिख लेंगे। तो हमारे पास आ गया 53 माइनस 21 अपॉन 3 में से 1 चला गया 2। तो हमारे पास ये बच रहा है 32 अपॉन 2, ये कट गया, हो गया 16 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारे पास उत्तर आ गया। देखो समझ लेते एक बार, ये हमें स्थिति दी गई है, हमें पूछ रहा है 1 सेकंड तथा 3 सेकंड के मध्य औसत वेग ज्ञात कीजिए। 1 सेकंड पर स्थिति जो हमारी है वो 21 मीटर आई है। सेकंड पे जो अंतिम बिंदु है हमारे पास कहाँ 3 मीटर, मतलब 3 सेकंड पे अंतिम बिंदु है हमारा। तो हम यहाँ पे 3 सेकंड रख करके सॉल्व करके लाए 53 मीटर आई है। औसत वेग क्या होता है, v इक्वल टू डेल्टा डी एक्स अपॉन डी टी। डेल्टा डी एक्स यानी विस्थापन होता है, डी टी मतलब समय अंतराल होता है। डेल्टा डी एक्स कैसे निकालते हैं हम, R2 माइनस R1 करते हैं, ठीक है। मतलब कि अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। ये हमने अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु कर दिया। हमारे पास समय दिया गया है 1 से 3 के मध्य का निकालना है। तो मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 से 1 घटा देना समय में। तो हमारे पास 2 आ गया। यहाँ पे जो वैल्यू बची हमारे पास 32 आई, 32 को हमने डिवाइड कर दिया 2 से, तो 16 मीटर प्रति सेकंड हमारे पास वैल्यू आ गई। अब भी हमारे पास पूछ रहा है समय के फलन के रूप में वेग vt तथा t इक्वल टू 3 सेकंड पर इसका मान ज्ञात कीजिए। देखो वेग vt हमारे पास क्या है, ताक्षणिक वेग, ये हमारे पास वेग vt होता है, ताक्षणिक वेग। हमें vt का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, vt इक्वल टू डेल्टा डी एक्स अपॉन डी टी, सॉरी डी एक्स अपॉन डी टी, ये हमारे पास फार्मूला होता है। किसी क्षण विशेष पर इसका हम विस्थापन देखते हैं। तो हम इसका अवकलन कर लेंगे पहले, vt का मतलब स्थिति का हम अवकलन कर लेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास आएगा 5t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 20 अपॉन डेल्टा टी, ये हमारे पास आ जाएगा 10t माइनस 4, ये हमारे पास vt आ जाएगा। अब 3 सेकंड पर इसका मान पूछ रहा है, 3 सेकंड पर इसका मान, 3 सेकंड पर इसका मान आएगा जो आएगा हमारे पास vt 10 इंटू 3 माइनस 4, ये हमारे पास आ जाएगा 30 माइनस 4 इक्वल टू 26 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। 3 सेकंड पर इसका मान आ जाएगा, मतलब ये 3 सेकंड पर हमारा इसका मान vt इक्वल टू 10 इंटू 3 माइनस 4 आ जाएगा, जो हमारे पास 26 मीटर प्रति सेकंड आएगा।
अब ये ज्ञात कर लो, हमारे पास VT हमें ज्ञात हो चुका है। मतलब VT एक पॉइंट पे लिख लो कि 10t-4, ये हमारे पास VT ज्ञात हो चुका है। और C पे क्या पूछ रहा है? C पे पूछ रहा है T 2 सेकेंड पर, मतलब T = 2 सेकेंड पर इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो त्वरण हमारे पास होता है A = dV/dt का अवकलज होता है। ये हमारे पास त्वरण होता है, जिसका हम एक बार अवकलन कर देंगे, क्योंकि वेग तो हमें याद ही एक T 2 सेकंड पे पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे पास पहले इसका एक अवकलज करके निकाल लेंगे। तो हम इसका VT का अवकलन करेंगे, तो हमारे पास आएगा 10t-4, ये इसका अवकलज आएगा। तो ये हम इसका अवकलज एक बार इसका अवकलन कर लेंगे। तो हम अवकलन कैसे करते हैं? यहाँ पे जितनी पावर होती है उससे गुणा हो जाता है, वही मतलब आगे आता है, उससे गुणा हो जाता है, और उतना ही माइनस हो जाता है। तो हमारे पास 10 से गुणा करेंगे 10, यानी T हट जाएगा, 4 के पास कुछ है ही नहीं तो 10 आ जाएगा, मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास त्वरण आ जाएगा। अब ये जो त्वरण आया है वो हमारे पास कैसा है? एक समान त्वरण। किसी भी समय पर एक समान त्वरण, ये हमारे पास त्वरण आया। मतलब चाहे हम T3 पे देखें, T बराबर 3 सेकंड पर देखें, या 2 सेकंड पे देखें, 1 सेकंड पे देखें, समान रूप से त्वरण हमारा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से घट रहा है या बढ़ रहा है। जिसको समझ नहीं आया एक बार फिर से समझ लो। कोई कण है जो चल रहा है, यहाँ से चला है, ये माना T बराबर 1 सेकंड से चला है और 3 सेकंड पे आया है, यहाँ 2 सेकंड है, और ये कितने वेग से चल रहा है? V = 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चला। फिर स्पीड पकड़ी, 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया, 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया, फिर यहाँ पे 30 मीटर प्रति सेकंड हो गया। जो इसके बीच डिफरेंस आ रहा है, त्वरण क्या कहता है कि वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। तो इसमें परिवर्तन की दर कितनी है? 10 आ रही है। मतलब यहाँ से 10 स्पीड बढ़ाई तब यहाँ पे 20 हुआ, फिर 10 बढ़ा तो 30 हो गया। यानी जो हमारे पास A है, त्वरण है, वो हमारे पास 10 मीटर प्रति सेकंड। तो हम चाहे 1 सेकंड पे देखें, चाहे 2 सेकंड पे देखें, चाहे 3 सेकंड पे देखें, हमारे पास एक समान त्वरण आएगा। ये हमारे पास एक समान त्वरण आएगा, एक समान त्वरण आएगा। तो एक समान त्वरण का मतलब क्या होता है? चाहे T1 पे देखें, चाहे T2 पे देखें, या T3 सेकंड पे देखें, हमारे पास त्वरण जो होगा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। अब हमें D पूछ रहा है, कण कहाँ पे विराम में है? विराम में है। तो हमें बताना है कण कहाँ पे विराम में है। देखो, कण विराम में है, चूंकि कण विराम में है, वेग क्या होगा? हमारे पास 0 हो जाएगा। वेग 0 है, लेकिन हमें तात्क्षणिक वेग तो दिया गया है। मतलब वेग VT तो हमारे पास दिया गया है कि किसी भाई जब चला है तभी तो वेग VT है हमारे पास। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? VT = V हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा। VT हमारे पास कितना था? 10t-4 था। 10t-4 = वेग 0 है।
ये प्लस का 4 उधर चला जाए, माइनस का 4 उधर जाएगा तो हमारे पास 10t इक्वल टू 4 आएगा, t इक्वल टू 4/10। तो यहाँ से जीरो काटेंगे तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 0.4 सेकेंड पर कण विराम में है। तो यहाँ डी में पूछ रहा है, मतलब चौथे नंबर पूछ रहा है कण कहाँ पे विराम में है। कण हमारे पास कहाँ पे विराम, यानी कण विराम में है तो हमारे पास वेग जो होगा 0 होगा। लेकिन हमें वीटी तो ज्ञात है, ताक्षणिक वेग तो ज्ञात है, किसी ना किसी समय पे तो कण चला होगा, ठीक है। तो हम वेग वीटी इक्वल टू वी कर देंगे, और वेग हमारे पास 0 है और वीटी हमारे पास 10 प्लस और 10t-4 है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 0.4 सेकंड पे हमारा कण विराम में आ जाएगा, मतलब 0.4 सेकंड पे मेरा कण विराम में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगला लेक्चर लेकर के।